डिसजॉइंट सेट यूनियन, जिसको हम शॉर्ट में डीएसयू भी बोलते हैं, इस टॉपिक के ऊपर ना हम आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले कि डीएसयू होते क्या हैं, उनका कोड कैसे लिखना होता है एंड उनका जो यूज केस है वो कहाँ कहाँ होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यूज में ना तुम्हें थ्योरी के बेसिस पे ज्यादा पूछ लिया जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ना तुम्हें इसके क्वेश्चन मतलब कोडिंग क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाएंगे। कोडिंग राउंड्स में जनरली थ्योरी पूछी जाती है, कॉलेजेस में भी जनरली थ्योरी पूछी जाती है, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें जनरली मिल जाएंगे, बट इंटरव्यू में इसका थ्योरी पता होना चाहिए ज्यादा एंड क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते हैं। बट थोड़े जो टफ कंपनीज के क्वेश्चन होते हैं वहां पे ये डीएसयू कॉमनली देखने को मिलता है, बट मेजॉरिटी में तुम्हें इतना डीएसयू देखने को नहीं मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 85 में। तो फटाफट शुरू करते हैं कि डीएसयू होता क्या है। तो डीएसयू बेसिकली काम कहाँ आता है ना कि जब हमें जहाँ पे ना हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं, सेट्स बनाने होते हैं। तो इमेजिन करो बहुत सारे लोग हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ जैसे कि भाई किन्हीं दो लोगों को मिला दो, फिर तीसरे को इसके साथ मिला दो, फिर किन्हीं दो लोगों को मिला दो, ठीक है ना। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लोग थे। तो मैंने क्या बोला कि भाई इन दो लोगों को मिला देते हैं, फिर इन लोगों को इससे साथ मिला देते हैं, तो ये एक पूरा सेट बन गया है ना। फिर मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों को मिला दो, तो ये एक सेट बन गया, ये अकेला रह गया। तो जब ये चीज़ों को मिलाते हैं ना, हम लोगों को या तीन चीज़ों को मिलाते हैं, तो ये क्या हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट्स बना रहे हैं। ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, जैसे कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं ग्राफ में, है ना। तो ये चीजें हम बना रहे हैं। तो काफी जगह पे क्या हो सकता है कि इन सारे ग्रुप्स पे या फिर ये जो सारे सेट्स बने इन पे हमें काफी सारे ऑपरेशंस करने रह सकते हैं कि लाइक के कितने सेट्स बने, कितने ग्रुप्स बने, या फिर हमारे कुछ जो ये लोग थे इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो पूछ सकते हैं कि इस ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टीज है टोटल ये वाली टाइप की, या फिर इस ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टीज है। तो ये ग्रुप रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमारा हेल्प करता है, डीएसयू से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो डीएसयू करता है क्या ना, हमें ये ग्रुपिंग्स बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ना हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले डीएसयू में ना तीन फंक्शंस होते हैं। हम कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि डीएसयू हम लिखेंगे कैसे, एंड बाद में हम देखेंगे कि एक आज एग्जांपल देखेंगे कि इसके यूजिंग हम कनेक्टेड कंपोनेंट्स का काउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें देखने के कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स है जो हमें ग्राफ दिया होगा या कोई कनेक्शंस दिए होंगे ना, तो हमें देखने के कितने ग्रुप्स बने, ये आज हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो डीएसयू में ना तीन, जो हमारा डीएसयू डेटा स्ट्रक्चर है, डिसजॉइंट सेट यूनियन एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें ना तीन फंक्शंस होते हैं, तीन फंक्शंस। पहला फंक्शन होता है हमारा मेक फंक्शन, ठीक है, मेक फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है हमारा फाइंड फंक्शन, दूसरा फंक्शन होता है हमारा फाइंड फंक्शन, एंड तीसरा फंक्शन होता है हमारा यूनियन फंक्शन, यूनियन फंक्शन। तो अभी हम क्या बोलते हैं ना कि मेक फंक्शन क्या करता है, मेक फंक्शन क्या करता है, हमारी न्यू नोड ऐड करता है। हमारे जो भी करंट ग्रुप्स हैं या फिर हमारे जो भी करंट सेट्स हैं उसमें एक नई नोड ऐड कर देता है, इंडिपेंडेंट नोड जो किसी से कनेक्टेड नहीं होती। वो क्या करता है, ये न्यू मेक फंक्शन करता है कि एक नई नोड, इंडिपेंडेंट नोड एक नेटवर्क में ऐड कर देता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या बोलता है ना कि अगर फाइंड ऑफ ए करूंगा मैं, तो वो क्या बोलेगा, ए जो है जिस भी ग्रुप को बिलोंग करता है उसका रूट क्या है, ये हमारा फाइंड फंक्शन देता है। फाइंड फंक्शन क्या बोलेगा, पेरेंट ऑफ द ग्रुप, पेरेंट ऑफ द ग्रुप मान लो कि पेरेंट ऑफ ग्रुप हमें दे देता है ये, ठीक है। ये हमारे दो फंक्शंस हो गए। इसके बाद आता है यूनियन। यूनियन फंक्शन क्या बोलता है, ए कोमा बी को एक ग्रुप में डाल दो। यूनियन, यूनियन का मतलब तुम नाम से ही समझ आ रहा ना कि ए और बी अगर दो ग्रुप्स में, अगर दो सेम ग्रुप में तो ठीक है, अगर दो सेम ग्रुप में नहीं है तो उन दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दो, और उनका जो कनेक्टेड ग्रुप है मतलब ए का जो जितने भी, वो ए जिस भी ग्रुप में होगा और बी जिस भी ग्रुप में होगा, वो दोनों मिलके एक ग्रुप बन जाएंगे। जब ए और बी को मिलाने की बात कर रहे हैं ना हम, तो हम बोल रहे हैं कि ए का पूरा ग्रुप और बी का पूरा ग्रुप मिलके एक ग्रुप बन जाएंगे। तो ये हमारा यूनियन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ना एक एग्जांपल लेते हैं। हम स्टार्टिंग में बोलते हैं कि हमें मेक फंक्शन से क्या होगा, मेक फंक्शन क्या करेगा, लेट्स हमने बोला मेक ऑफ 1, तो ये क्या बोलेगा, एक इंडिपेंडेंट नोड बना देगा 1। फिर मैंने बोला मेक ऑफ 2, तो ये इंडिपेंडेंट नोड बना दी 2, और वैसे ही मेक ऑफ 3 और मेक ऑफ 4 करूंगा तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट नोड्स बन गई। यहाँ पे 1 2 3 4 ये इंडिपेंडेंट नोड्स बन गई मेक ऑफ आई करने से। मेक ऑफ 1 किया, मेक ऑफ 2 किया, मेक ऑफ 3 किया, तो ये इंडिपेंडेंट नोड्स बन गई। अब मैं बोलता हूँ यूनियन 1,2, यूनियन 1,2, ठीक है। यूनियन 1,2 का मतलब क्या, 1 और 2 को एक ग्रुप में डाल दो। तो हम डिसजॉइंट सेट यूनियन में क्या बोलते हैं ना, हम इसको ट्री फॉर्म में देखते हैं कि हम क्या बोलेंगे, 1 हमारा रूट है और 2 मैंने ऐसा उसका चाइल्ड बना दिया, तो 2 का पेरेंट क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे हमारी 3 और 4 यहाँ पे नोड्स इंडिपेंडेंट रह गई। तो यूनियन ऑपरेशन क्या करता है कि ये दो इंडिपेंडेंट हमारी नोड्स थी, तो या तो इस वाली नोड को इसके नीचे जोड़ दो, या तो इस वाली नोड को इसके नीचे जोड़ दो। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 को 1 के नीचे जोड़ा है, मैं यहाँ पे 1 को भी 2 के नीचे भी जोड़ सकता था, ठीक है, कुछ भी करना है। यूनियन फंक्शन से क्या होता है, एक हमारा जो ग्रुप है
उसको दूसरे ग्रुप में मिला दो या पहले वाले ग्रुप को इस वाले ग्रुप में मिला दो, दो हमारे ग्रुप से उनको मिलाना है। तो ये हमारा यूनियन फंक्शन हो गया। तो यहां पे मैंने क्या किया, यूनियन ऑफ 1,2, ठीक है, यहां पे ये मैंने किया। अब इसके बाद लेट्स से मैं बोलता हूं यूनियन ऑफ मेरे को करना है 3,4। यूनियन ऑफ 3,4 अगर मैं करूंगा तो बेसिकली क्या करना है, 3 और 4 इंडिपेंडेंट है, तो या तो 4 को 3 से मिला दो या तो 3 को 4 से मिला दो। तो उसमें मैं क्या बोलता हूं कि 3 को मैं रूट मान लेता हूं। 3 को मैंने रूट माना तो यहाँ पे हमारे 1 और 2 ऑलरेडी है, और 3 को मैंने रूट माना और फिर मैंने 4 को ऐसे चाइल्ड ऐड कर दिया। तो 4 का पेरेंट 3 है, तो ये मैंने डाल दिया। अब हमारे पास दो ग्रुप्स बन गए। यहाँ पे यूनियन ऑफ 3,4 करने के बाद हमारे अब दो ग्रुप्स बन गए, एक 3,4 का ग्रुप और एक 1,2 का ग्रुप। एंड ग्रुप्स हम कैसे बनाते हैं, ट्री की फॉर्म में, कि ये हमारा एक नोड है और इसका जो चाइल्ड है ये है, और ये एक हमारा नोड है, ये चाइल्ड है, और एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, ठीक है। तो हम उल्टा डाल देते हैं एरोस को यहाँ पे, ठीक है ना। 4 का पेरेंट 3 और 2 का पेरेंट 1 है। अब तुम देखो यहाँ पे अगर मैं फाइंड ऑपरेशन करूंगा, अब मैं यहाँ पे फाइंड ऑपरेशन करूंगा ना, तो यहाँ पे अगर इस वाले ग्रुप में मैं फाइंड ऑफ 1 करूंगा, फाइंड ऑफ 2 करूंगा, फाइंड ऑफ 3 करूंगा या फाइंड ऑफ 4 करूंगा, वो मेरे को खुद का ही नाम दे देंगे कि फाइंड ऑफ 1 बोलेगा 1, फाइंड ऑफ 2 क्या बोलेगा 2, फाइंड ऑफ 3 क्या बोलेगा 3, क्योंकि ये अभी इंडिपेंडेंट नोड्स हैं। तो ये फाइंड फंक्शन बोलता क्या कि अपने ग्रुप का पेरेंट नोड में को दो, रूट नोड में को दो। तो फाइंड ऑफ 3 के बराबर होगा, बट जब मैं इसके ऊपर फाइंड ऑफ 2 लगाऊंगा तो मेरे को 1 मिलेगा। जब मैं इसके ऊपर फाइंड ऑफ 1 लगाऊंगा तो भी मेरे को 1 मिलेगा, क्योंकि 2 के लिए इस ग्रुप का रूट 1 है, बट 1 के लिए इस ग्रुप का रूट वो खुद ही है। तो अब यहां पे फाइंड ऑफ 3 भी मेरे को 3 मिलेगा, फाइंड ऑफ 4 मेरे को 4 मिलेगा। यहां पे सेम फाइंड ऑफ 2 1 मिला, फाइंड ऑफ 1 मेरे को 1 मिला। यहां पे फाइंड ऑफ 4 मेरे को अब 3 मिलेगा, और फाइंड ऑफ 3 अभी भी मेरे को 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये फाइंड ऑपरेशन करेगा कि उस ग्रुप का रूट मेरे को देगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं मेरे को यहां पे ना एक और ऑपरेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, यूनियन ऑफ लेट्स से 2,4, यूनियन ऑफ 2,4 मैं बोल देता हूं मेरे को ये करना है। तो यहां पे अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं दो चीजें कर सकता हूं, या तो मैं इस ट्री को इसके नीचे जोड़ दूं, ठीक है, इस ट्री को इसके नीचे जोड़ दूं, या फिर इस ट्री को इसके नीचे जोड़ दूं। अब जब हम ट्रीज को जोड़ते हैं ना, तो उनके रूट नोड्स को जोड़ते हैं। तो अगर मैं इस ट्री को, इस वाले ट्री को इसके नीचे जोड़ूंगा ना, तो मैं इसकी रूट नोड को इसको पॉइंट करा दूंगा। मतलब मेरा रूट नोड जो है ना, उसका पेरेंट ये हो जाएगा मेरा 3, इसका रूट नोड। चाहे मैं 2 और 4 को जोड़ रहा हूं, बट हम रूट्स को जोड़ेंगे। तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें इस ग्रुप का पार्ट बनाना है। तो वो कैसे बनेगा कि 2 का पेरेंट भी 3 बन जाना चाहिए। तो तुम क्या बोलोगे, 1 का पेरेंट 3 है, तो ऑटोमेटिकली 2 का पेरेंट भी अल्टीमेटली 3 हो जाएगा ना, 2 का 1 और 1 का 3। या फिर तुम क्या बोल सकते हो, मेरे को इस ग्रुप को इसके अंदर जोड़ना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 3 का पेरेंट 1 है। तो दोनों में से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, मैं ना 3 को 1 और 2 के नीचे जोड़ देता हूं। तो हमारा इसके बाद ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये 2 को पॉइंट कर रहा है और 3 इधर पॉइंट कर रहा है, और फिर ये 4 3 को पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारा डिसजॉइंट ये सेट यूनियन हो गया। अब यहां पे जब मैं फाइंड ऑफ 4 कॉल करूंगा, तो फाइंड ऑफ 4 मेरे को 3 नहीं देगा, फाइंड ऑफ 4 मेरे को 1 देगा, उस कंपोनेंट का रूट देगा। उस कंपोनेंट फाइंड ऑपरेशन क्या करता है, पेरेंट ऑफ ग्रुप देता है, पेरेंट ऑफ द ग्रुप। तो यहां पे पेरेंट ऑफ ग्रुप मेरा 3 नहीं है, मेरा पेरेंट ऑफ ग्रुप के 1 है। फाइंड ऑफ 2 भी मेरे को 1 देगा, फाइंड ऑफ 3 भी मेरे को 1 देगा। तो ये डिसजॉइंट सेट यूनियन का हमारा पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। एंड इसके बाद ना इसमें अंदर ऑप्टिमाइजेशन भी आती है, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि इसको एल्गोरिदम को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कम करना है। बट सबसे पहले जो अभी हमने डिस्कस करा है उसका सिंपल कोड लिख के देखेंगे कि भाई ये तो काम करना चाहिए ना, क्योंकि भाई ये काम करे। तो ये वाला कोड अभी हम देखेंगे कि इसके लॉजिक के ऊपर हम कोड कैसे अभी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल। हमें क्या करना है, 3 फंक्शंस लिखने हैं। पहला हमारा फंक्शन क्या है, वॉइड मेक। इसमें हम क्या लेते हैं, इंट वी, एक वी वर्टेक्स लेते हैं, इसको मेक करना है, ठीक है। हमारा दूसरा फंक्शन क्या है, इंट फाइंड, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, ये वी जिस भी ग्रुप में वी लाई कर रहा है उस ग्रुप का हमें पेरेंट या रूट दे देगा, ठीक है, फाइंड ऑफ वी। तीसरा फंक्शन क्या है हमारा, वॉइड ऑफ यूनियन, यूनियन इंट ए कॉमा बी। तो बेसिकली बोल क्या रहा है कि ए और बी के ग्रुप्स को जोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पे यूनियन को मैं कैपिटल यू कर दूंगा, क्योंकि यूनियन जो स्मॉल यू वाला मतलब यूनियन है ना, वो रिजर्व्ड वर्ड है। तो मतलब तुम कंपाइल करने का ट्राई करोगे तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल यू लिख दिया है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे ना, यहाँ पे ना दो चीज़ें हम पहले तो एक पेरेंट एरे डिफाइन कर देंगे कि हमें पेरेंट स्टोर करना है ना। कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने 2 का पेरेंट क्या बोला था, मैंने 1 किया जब यूनियन मैंने किया। यहाँ पे मैंने 4 का पेरेंट 3 कर दिया था। यहाँ पे मैंने 3 का पेरेंट 1 कर दिया था जब भी मैंने यूनियन स्टोर किया। तो यहाँ पे ना एक पेरेंट एरे हम बना लेंगे, तो इंट पेरेंट ऑफ एन, ठीक है। अब जब भी मेक कर रहे हैं, किसी भी वर्टेक्स को मेक कर रहे हैं, मेक क्या बेसिकली उसको इंडिपेंडेंटली हमें एक नई नोड डालनी है। उसके लिए हम क्या कर देंगे, बस पेरेंट ऑफ वी इज इक्वल टू वी, ठीक है। ये हमारा मेक फंक्शन हो गया
कि मेक क्या है, इंडिपेंडेंट नोड डालने का मतलब क्या है कि कोई भी नोड को खुद का पेरेंट इनिशियलाइज कर दो, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ जुड़ी नहीं हुई। अब फाइंड ऑफ वी का मतलब क्या है, देखो अगर तो इफ वी इज इक्वल पेरेंट ऑफ वी है ना, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि भाई वो इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट नोड है, तो उसके ग्रुप का हमारा पेरेंट क्या होगा, उसके ग्रुप का वो पेरेंट खुद ही हो गया। अगर वो बराबर है, वी और पेरेंट ऑफ वी अगर बराबर है तो वो ग्रुप का पेरेंट खुद ही हो गया ना। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न वी, ठीक है। अगर ये नहीं है तो मतलब उसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है, बट हमें उसका पेरेंट रिटर्न नहीं करना है, हमें उसके पेरेंट के पेरेंट का पेरेंट मतलब रूट रिटर्न करना है। तो इस केस में जैसे अब फाइंड ऑफ 4 कर रहा था मैं, तो फाइंड ऑफ 4 में मेरे को 1 रिटर्न करना है, तो पेरेंट ऑफ 4 क्या हुआ 3, फिर उसका पेरेंट क्या हुआ 1, फिर 1 का पेरेंट क्या हुआ 1 खुद। तब तक पेरेंट फाइंड करें जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए कि एक ऐसी नोड मिलनी चाहिए जो खुद का पेरेंट है, तब तक हम पेरेंट पे जाते जाएंगे, है ना, यही मतलब हुआ। तो यहाँ पे हम वाइल लूप भी चला सकते हैं, या फिर मैं सीधा यहाँ पे रिकर्जन कॉल कर सकता हूँ कि फाइंड दोबारा लगा दो पेरेंट ऑफ वी पे, फाइंड दोबारा लगा दो पेरेंट ऑफ वी पे। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा पेरेंट ऑफ वी पे लगाऊंगा फाइंड, तो यहाँ पे लेट से 4 के लिए लगाता तो मेरा फाइंड ऑफ 3 कॉल हो जाता। फाइंड ऑफ 3 के बाद मेरा क्या कॉल होता, फाइंड ऑफ 1। जब फाइंड ऑफ 1 आता तो वो बोलता भाई 1 इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ 1 है, कि 1 का पेरेंट वो खुद है, और तो 1 रिटर्न हो जाता। तो ऐसे हम रिकर्जन से फाइंड कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे तुम वाइल लूप लगा के भी कर सकते हो कि जब तक हमारा पेरेंट ऑफ वी और वी बराबर नहीं होता तब तक पेरेंट पे जाते जाओ। तो ये भी यही पे यही कर रहा है। तो ये हमारा सिंपल सा फाइंड फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम करना है यूनियन फंक्शन। यूनियन फंक्शन क्या है कि ए और बी के ग्रुप्स को जोड़ना है, और ए और बी के तुम्हारे ग्रुप्स को कैसे जोड़ना है मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था कि जब इन दो ग्रुप्स को जोड़ना था तो यहाँ पे रूट्स को जोड़ना है, उनकी रूट्स को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम यूनियन में क्या करेंगे, रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, उसकी रूट से। ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, उसकी रूट से। तो फाइंड ऑफ ए क्या बोलेगा, ए के ग्रुप की रूट दे दो, है ना। और बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, फाइंड ऑफ बी से। फाइंड ऑफ बी से बी क्या, फाइंड ऑफ बी क्या बोलेगा, बी के ग्रुप की रूट दे दो, पेरेंट दे दो, है ना। अगर उनके रूट्स बराबर हैं, अगर उनके रूट्स दोनों के बराबर हैं तो दोनों एक ही ग्रुप में लाई करते हैं ना। अगर दोनों के रूट्स बराबर हैं, यहां पे अगर मैं बोलता कि 2 का जो पेरेंट है वो 1 है ना, और 4 का पेरेंट 3 है, तो दोनों के रूट्स बराबर नहीं है, अलग ग्रुप में है। बट मैं बोलूँ कि 1 और 2 का जो पेरेंट है दोनों का 1 है, 1 का पेरेंट भी 1 है, 2 का पेरेंट भी 1 है, तो उस केस में तो वो दोनों एक ही ग्रुप में हुए ना। या फिर यहाँ पे मैं बोलूँ कि 2 का पेरेंट क्या है 1 है, 4 का पेरेंट क्या है, मतलब ग्रुप का पेरेंट वो 1 है ना, 4 का रूट 1 है, तो वो भी दोनों एक ग्रुप में लाई करते हैं। तो अगर दोनों एक ग्रुप में लाई करते हैं तो मिलाना ही नहीं है ना हमें। बट अगर दोनों एक ग्रुप में लाई नहीं करते, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, तो हमें मिलाना है। और मिलाने के लिए क्या करेंगे कि एक का जो पेरेंट है या तो ए के पेरेंट को बी कर दो, या तो बी के पेरेंट को ए कर दो। मतलब बी वाले ट्री को ए के नीचे जोड़ दो, या तो ए वाले ट्री को बी के नीचे जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, बी वाले ट्री को ए के नीचे जोड़ देंगे, मतलब बी का पेरेंट हम ए कर देंगे, बी का पेरेंट हम ए कर देंगे। ये ए ट्री है, ये बी ट्री है, बी के ट्री को ए के नीचे जोड़ा है, तो बी का पेरेंट ए कर देंगे ना। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, पेरेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो यहां पे ये इतना सा हमें ऑपरेशन करना है। तो ये हमारा यूनियन फाइंड का कोड है, इतना सिंपल सा कोड है। और यहाँ पे तुम्हें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो मैंने तुम्हें बताया बस वही कर रहे हैं हम। बहुत सिंपल कोड है, कुछ करना नहीं है। बट इस कोड में ना थोड़ी सी दिक्कतें हैं। यहाँ पे पहली दिक्कत क्या है कि हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हमारा जो बी है, हम हमेशा ए और बी को जब मिला रहे हैं, यहाँ पे ए और बी को जब मिला रहे हैं ना, तो यहाँ पे बी को हम एक मतलब ए के नीचे जोड़ रहे हैं हमेशा, है ना। और दूसरा इससे क्या हो रहा है ना कि कभी कभी ना हम एक ऐसा टेस्ट केस बना पाएंगे जिसके कारण ना ये जो ट्री है ये बहुत लंबा बनता जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, कि मतलब ये ट्री बहुत लंबा बन सकता है। कि हो सकता है तुम छोटे ट्री के नीचे अगर तुम बहुत बड़ा ट्री जोड़ दोगे तो वो ट्री और बड़ा हो जाएगा ना। तो लेट से तुम्हारा एक ट्री था, ठीक है, तुम्हारा एक ट्री था बहुत बड़ा वाला, है ना, ये तुम्हारा ट्री है, मतलब ये बहुत बड़ा ट्री है। तो यहाँ पे तुम जब फाइंड ऑफ ए करते हो तो तुम क्या करते हो, इसके से इधर जाते हो, इसके से इधर जाते हो, इसके से इधर जाते हो, है ना। तो ये तुम ऑपरेशन करते हो। और एक तुम्हारा छोटा सा ट्री है, मान लो यहाँ पे, है ना, ये एक तुम्हारा छोटा सा ट्री है। तो अगर तुम इसकी रूट लेट से तुम अगर ये वाली रूट तुम यहाँ पे पॉइंट करा दोगे, है ना, ये वाली रूट अगर तुम यहाँ पे पॉइंट करा दोगे तो तुम्हारा ये ट्री और लंबा हो जाएगा, है ना, ये तुम्हारा ट्री और लंबा हो जाएगा, है ना। तो इस वाली रूट का यहाँ पॉइंट कराने का मतलब क्या है कि ये वाला जो यहाँ चीज़ है ये ऐसा बन जाएगा। तो ये तुम्हारा ट्री और लंबा हो गया। तो तुम्हारा इसके लिए जो फाइंड ऑपरेशन लग रहा था वो और एक स्टेप बढ़ गया यहाँ पे, है ना। तो जब तुम बड़े ट्री को छोटे ट्री के अंदर जोड़ते हो तो तुम्हारा ना ट्री का लेंथ बढ़ रहा है, डेप्थ बढ़ रहा है। बट अल्टीमेटली हमें चाहिएगा, क्योंकि फाइंड में हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं,
तो हमें चाहिए कि यार डेप्थ ऑफ ट्री हमेशा कम हो, मतलब ट्री कम डेप्थ का बने। जब भी ट्री थोड़ा इक्वली डिवाइडेड बनेगा ना, कि सारी जो ब्रांचेस हैं वो इक्वल लेंथ की हैं, तो उतना ही बेटर हमारा फाइंड जो ये यूनियन फाइंड है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बेटर होगी, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि जनरली छोटे ट्री को बड़े ट्री में जोड़ें। तो यहाँ पे अगर तुम देखो कि अगर ये वाली चीज़ नहीं होती और ये वाला जो ट्री है, ये वाला जो ट्री है इसमें जुड़ता तो कैसा बनता, तो मैंने ये वाला ट्री यहाँ पे जुड़ के ये वाला ट्री हमने यहाँ जोड़ दिया, तो देखो डेप्थ ऑफ ट्री सेम ही रही, अभी भी सारे ऑपरेशंस का जो वो डेप्थ निकलेगा वो सेम ही रहा। अब यूनियन ऑपरेशन में हम कोड में देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेरेंट ऑफ बी ए कर रहे हैं, बेसिकली बी को ए के नीचे जोड़ रहे हैं, हमेशा राइट वाले ट्री को लेफ्ट वाले ट्री के नीचे जोड़ रहे हैं। तो हमें ये जो जोड़ने वाला ऑपरेशन है ना, ये हम क्या कर सकते हैं कि साइज के बेसिस पे कर सकते हैं, साइज या रैंक बोलते हैं। दो टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, पहला होता है हमारा साइज, ठीक है, पहला होता है हमारा साइज, साइज जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि बड़े ट्री में छोटा ट्री जोड़ दो। दूसरा होता है रैंक। ये दो बेसिस पे हम ना मर्ज कर सकते हैं ट्रीज को, कि कौन सा ट्री किस ट्री के नीचे जुड़ना चाहिए, या तो साइज के बेसिस पे बोल दो या तो रैंक के बेसिस पे बोल दो। रैंक का मतलब क्या होता है, डेप्थ। मैं तुम्हें ना साइज वाला ही बताने वाला हूं, मैं तुम्हें साइज वाला बताने वाला हूं। रैंक, जो रैंक से भी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दोनों की सेम होगी। ये वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये दोनों सेम होने वाली है। रैंक होता है हमारा डेप्थ के यूजिंग होता है, साइज क्या होता है कि जो ट्री का हमारा साइज है, जो हमारे करंट ग्रुप का साइज है उसके बेसिस पे हम मर्जिंग करेंगे। तो मैं कोड में अभी साइज वाली बताने वाला हूँ, रैंक वाला भी तुम्हें बता दूंगा कि ऑनलाइन तुम्हें कोड में कहाँ देखना है। वो भी बहुत सिंपल है, एक लाइन का चेंज है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। रैंक बेसिकली क्या होता है, डेप्थ की हेल्प से करता है, हमारा जो साइज है ट्री के टोटल साइज के हिसाब से करता है। दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आएगी जो फाइनल आती है। दूसरा हमारा ऑप्टिमाइजेशन क्या है, तो इसको हम बोलते हैं यूनियन बाय रैंक। तो दूसरे ऑप्टिमाइजेशन पे जाने से पहले ये वाला जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन है, ये वाला ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, हमारा यूनियन बाय साइज और रैंक, या तो साइज से या तो रैंक से। तो बेसिकली अंधाधुंध यूनियन नहीं कर रहे, हमेशा राइट वाले ट्री को ए के अंदर नहीं जोड़ रहे, या फिर हमेशा लेफ्ट वाले ट्री को राइट वाले में नहीं जोड़ रहे। हम साइजेस को कंपेयर करेंगे और ट्राई करेंगे कि बड़े ट्री में छोटा ट्री जुड़े, ठीक है, बड़े ट्री के अंदर छोटा ट्री जुड़ना चाहिए। तो ये हो गया। अब दूसरा ऑपरेशन होता है, यहां पे मैंने एक फिगर बना के रखी है, ये होता है पाथ कंप्रेशन। तो पाथ कंप्रेशन क्या होता है ना, बेसिकली यहां पे जब हम फाइंड ऑपरेशन, तुम देखो यहां पे कॉल कर रहे हैं, तो यहां पे देखो फाइंड ऑपरेशन जब हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, 7 से हम 5 पे जाएंगे, 5 से हम 3 पे जाएंगे, जब हमारा रिकर्जन होगा 3 से 2 पे जाएंगे और 2 से 1 पे जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं ना, ये हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा एक ग्रुप है। तो मैं सबको, अगर यही मेरा रूट आने वाला है इन सब के लिए अगर मेरा ये रूट आने वाला है, 1 रूट आने वाला है, तो मैं सबका पेरेंट डायरेक्टली 1 क्यों ना कर दूं। मैंने 7 का पेरेंट 5 क्यों रखा हुआ है, मैंने 5 का पेरेंट 3 क्यों रखा हुआ है। मैं ये क्यों नहीं कर सकता कि भाई 5 भी यहाँ पे हो, 7 भी यहाँ पे हो, है ना, मेरा 3 भी यहाँ पे हो, और मेरा ये जितने भी नोड्स है सारे यहीं पे आ जाए। क्योंकि डायरेक्टली मेरे को इतने सारे स्टेप्स ऊपर जाने के बजाय मेरे को फिर एक ही स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा ना, कि भाई मेरा पेरेंट कौन है डायरेक्टली जानने के लिए। तो ये हम बेसिकली बोलते हैं पाथ कंप्रेशन। तो पाथ कंप्रेशन में क्या होता है ना, हम मर्ज करते जाते हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को यूनियन से दो ट्रीज को मर्ज करते जाएंगे। बट जब भी हम फाइंड ऑपरेशन कॉल करते हैं ना, तो फाइंड ऑपरेशन को कॉल करते करते हम ना पाथ को कॉम्प्रेस करते जाते हैं। तो बेसिकली जब हम नेक्स्ट टाइम फाइंड ऑपरेशन कॉल करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा पाथ छोटा होता जाएगा सब्सिक्वेंट पाथ ऑपरेशन के लिए। कैसे कि बेसिकली अगर लेट से मैंने यहाँ पे 7 का फाइंड ऑपरेशन कॉल किया, तो मेरे को पता है कि भाई 7 का पेरेंट 5 है, 5 का पेरेंट 3 है, 3 का पेरेंट 2 है, 2 का पेरेंट 1 है। ये मेरे को पेरेंट 1 मिल गया, बट मैं ये 1 तो रिटर्न करूंगा, बट इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा कि ये जितना भी मैंने पाथ के लिए फाइंड ऑपरेशन किया ना, उन सब के लिए मैं ना पेरेंट ऑफ 3 भी 1 कर दूंगा, और पेरेंट ऑफ 5 भी 1 कर दूंगा, और पेरेंट ऑफ 7 भी 1 कर दूंगा। तो मेरा 7 का फाइंड कॉल करने के बाद 1 तो रिटर्न होगा ही होगा, बट उस ऑपरेशन में ना साथ साथ मैंने 5 और 3 का पेरेंट और 7 का पेरेंट भी चेंज कर दिया। तो 7 का फाइंड कॉल करने के बाद मेरा ये जो ट्री बन जाएगा ना, ये मेरा ट्री ऐसा बन जाएगा कि मेरा जो 2 है वो उसका तो पेरेंट 1 ही था, बट मेरा 3, 5 और 7 का भी पेरेंट 1 हो गया। तो जितने भी पाथ में इन्वॉल्व थे उन सब का पेरेंट 1 हो गया। अगर मैं फाइंड ऑफ 8 भी कॉल करता, तो मेरा 6 और 3 का भी पेरेंट 1 हो जाता। तो जैसे जैसे हम फाइंड कॉल करते जाएंगे, वैसे वैसे उन पाथ के जो नोड्स हैं उनका हम ना पेरेंट कंप्रेस, मतलब उनका पाथ कंप्रेस करते जाएंगे, उनका पेरेंट डायरेक्टली रूट नोड पे इनिशियलाइज करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। बट जब दोबारा मैं इसके लिए, अब यहाँ पे अगर मैं 8 के लिए भी कॉल करूंगा, तो फिर मेरा 6 और 8 का भी पेरेंट 1 हो जाएगा। और अल्टीमेटली अगर 1 किसी और रूट में जाके जुड़ गया,
है ना, 1 किसी और से यहाँ पे 0 में जाके जुड़ गया, तो बाद में जब हम 2 के लिए 3 के लिए कॉल करेंगे तो 2 3 का बाद में उस टाइम पे हमारा वो जो है 0 इनिशियलाइज हो जाएगा जो पेरेंट है। तो जैसे जैसे फाइंड ऑपरेशन कॉल होता रहता है वैसे वैसे हम पाथ को कंप्रेस करते जाएंगे, ताकि हर बार रिकर्जन में ना हमें इतना लंबा पाथ ना जाना पड़े। इसको बोलते हैं पाथ कंप्रेशन, इसको बोलते हैं हम पाथ कंप्रेशन, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें करनी है, यहाँ पे दो चीजें करनी है, एक होता है पाथ कंप्रेशन और एक होता है यूनियन बाय साइज और रैंक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं साइज और रैंक वाला यूनियन, ठीक है, वो बहुत ईजी है। यहाँ पे सबसे पहले एक साइज वाला एरे रख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप का ना साइज हम क्या बोलते हैं स्टोर करेंगे। तो इनिशियली जब हमारा मेक फंक्शन हो रहा है तो हर एक ग्रुप का साइज कितना होना चाहिए, मतलब हर एक ग्रुप में इकलौती खुद ही नोड है ना वो, तो हम क्या बोलेंगे साइज ऑफ वी, साइज ऑफ वी इज इक्वल टू 1 बोल देंगे। यहाँ पे साइज ऑफ वी मैंने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। अब यहाँ पे मैं जो यूनियन है यहाँ पे मैं किस बेसिस पे करूंगा कि किसका साइज बड़ा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं ना पेरेंट ऑफ बी को हमेशा ए ही बनाऊंगा, मतलब मैं हमेशा राइट वाले ट्री को ए के नीचे जोड़ूंगा, बट राइट वाला ट्री मेरा हमेशा छोटा वाला ट्री होगा। मैं हमेशा राइट वाले ट्री को लेफ्ट ट्री के नीचे जोड़ूंगा, बट मेरे को करना क्या, बड़े ट्री के अंदर छोटा ट्री जोड़ना है। तो मैं क्या बोलूंगा, बड़ा ट्री मेरा हमेशा लेफ्ट में लाई करेगा। तो लेफ्ट वाला ट्री मेरा यहाँ पे क्या है, ए है, राइट वाला ट्री मेरा क्या है, यहाँ पे बी है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरा ए का साइज बी से छोटा है तो मैं स्वैप कर दूंगा ए और बी को। मैं करना क्या चाहता हूं, बेसिकली छोटे ट्री को बड़े ट्री में जोड़ना चाहता हूं। तो यहाँ पे या तो तुम क्या कर सकते हो, इफ एल्स लगा के, इफ साइज ऑफ ए लेस देन साइज ऑफ बी, बेसिकली अगर बी का साइज बड़ा है तो तुम बोल दोगे पेरेंट ऑफ ए बी कर दो, मतलब ए वाले को बी में जोड़ दो। या फिर एल्स केस में तुम क्या कर सकते हो कि दूसरे केस में कि पेरेंट ऑफ बी को ए कर दो, बेसिकली बी का साइज छोटा है तो तुम ए में जोड़ दो, ये भी कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर साइज ऑफ ए लेस देन साइज ऑफ बी है ना, अगर साइज ऑफ ए लेस देन साइज ऑफ बी, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्वैप, दोनों को स्वैप कर दो, ए और बी को स्वैप कर दो। तो इससे क्या हो गया ना, ये स्वैप के बाद ए हमेशा हमारे बड़े साइज का हो गया और बी हमेशा हमारे छोटे साइज वाला नंबर हो गया दोनों में से, कि हमें एक बड़े साइज वाली नोड थी, एक छोटे साइज वाली नोड थी। तो मैंने क्या बोला कि अब मैंने स्वैप कर दिया कि हमेशा ए बड़े साइज वाली होगी, बी छोटे साइज वाली होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी को ए के नीचे जोड़ रहा हूँ, ये हमारा हो गया। अब जब जोड़ रहे हैं तो मैं क्या बोल दूंगा ना, साइज ऑफ ए, अब साइज ऑफ ए बढ़ रहा है ना, तो साइज ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू साइज ऑफ बी कर देंगे हम, कि साइज ऑफ ए, और क्योंकि ए और बी जुड़ गए ना अब, तो ए और बी का जो साइज है वो अभी मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये हमारा यूनियन ऑपरेशन हो गया। अब ये वाला ये जो फाइंड ऑपरेशन है इसमें हमें क्या करना है, पाथ कंप्रेशन करना है। तो ये बहुत ईजी है, यहाँ पे बस एक लाइन लिखनी है हमें, पेरेंट ऑफ वी इज इक्वल टू फाइंड ऑफ पेरेंट ऑफ वी। तो यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो जब भी हमारा जो भी नया वैल्यू आएगा वो तो रिटर्न हो ही जाएगा, बट साथ में हमारा असाइन भी हो जाएगा। तो ये जितने भी पाथ में वैल्यूज होंगी पेरेंट्स की वो सारी चेंज होती जाएंगी, तो हमारी अल्टीमेटली रूट में हमारी वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये हमारा यूनियन, ये पाथ कंप्रेशन हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, पाथ कंप्रेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाथ कंप्रेशन। और ये हमारा हो गया यूनियन बाय साइज। यूनियन बाय रैंक भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, उसकी जरूरत नहीं है, दोनों में से एक चीज कर सकते हैं, यूनियन बाय साइज, यूनियन बाय रैंक। अब ये वाली जो चीजें है ना, दोनों को मिला के, ये दोनों चीजों को मिला के जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है ना, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं अमोटराइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, ओ ऑफ अल्फा ऑफ एन, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी मिला के बनती है वो होती है ओ ऑफ अल्फा ऑफ एन। अल्फा ऑफ एन क्या होता है ना, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रिवर्स एकरमैन फंक्शन। रिवर्स एकरमैन फंक्शन, स्पेलिंग हो सकता है मेरे गलत हो, स्पेलिंग नेट पे देख लेना, मेरे को भी ज़्यादा नहीं आइडिया है कि ये चीज़ क्या होती है, बट इस बस इसको ये बोलते हैं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू ना बहुत स्लोली इंक्रीज करती है, बहुत धीरे से इंक्रीज करती है। और ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये अमोटराइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेलिंग अगेन मेरे को नहीं याद है कि क्या होते हैं, तो मैं जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वो लिख रहा हूँ। अमोटराइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है ना, कि हो सकता है ये वाला जो ऑपरेशन है ये एक इंस्टेंस के लिए तुम्हारा, मतलब लेट से तुमने फाइंड ऑफ वी कॉल किया, तो होगा ना कि एक बार तो वो लंबा कॉल होगा, तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले ले, बट तुम m टाइम्स, मतलब कोई नंबर ऑफ टाइम्स इस ऑपरेशन को कॉल करोगे ना, तो टोटल जो कंप्यूटेशन होंगे वो एवरेज o ऑफ इतने होंगे। तो काफी रीजनेबल n की वैल्यू के लिए भी ना, काफी रीजनेबल n की वैल्यू के लिए ये जो अल्फा ऑफ n है ना, तो ये वैल्यू 4 से बड़ी नहीं जाती है, ऐसा पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, ये हमारा सीपी एल्गोरिदम्स पे एक तुम्हें आर्टिकल मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, काफ़ी सारे ना रैंक और कंप्रेशन के तुम्हें ये मिल जाएंगे, जो यूनियन बाय रैंक मैंने बताया तुम्हें, है ना, यूनियन बाय साइज बताया ना, यहाँ पे यूनियन बाय रैंक भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देगी। मैं यहीं से पढ़ के बता रहा हूँ।
तो हमारी जनरली ये जो मैंने तुम्हें बताया ना यूनियन बाय साइज और रैंक, ये ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना दोनों फंक्शंस की, अमोटराइज्ड अल्फा ऑफ एन बन जाती है। बेसिकली तुम साफ शब्दों में अगर तुम्हें सोचना है ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब लॉग एन भी नहीं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओवर अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस। हो सकता है बीच में एक ऑपरेशन लॉग एन का हो, बट ओवर अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस तुम कैलकुलेट करोगे ना इसकी एवरेज, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तुम्हारे लिए। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हो गया यूनियन सेट, जो हमारा तुम्हें मैं फंक्शन बताना था। अब लेट्स से इस फंक्शन को यूज़ करके तुम्हें कैलकुलेट करना होता कि इंट एन, मेरे पास एक मतलब एन नोड्स है मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे पास यू और वी ना के एजेस आ रही है, लेट्स से के एजेस आ रही है यहाँ पे। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये एन और के ले लेता हूँ। मेरे को क्या फाइंड करना है, के मेरे को मतलब के बेसिकली क्या आ रहा है, 2 और 3 को जोड़ दो, 4 और 5 को जोड़ दो, है ना। तो मेरे को बोलना है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मेरे क्या बोलते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं, कि अगर 2 3 को जोड़ दिया, 4 5 को जोड़ दिया, तो अल्टीमेटली डिस्टिंक्ट कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने होंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक फंक्शन कॉल करेंगे। मेक फंक्शन क्या होगा, हमारी i1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n, तो ये हमारी n नोड्स हमको मेक कर देंगे इनको। तो मेक ऑफ i कॉल कर दिया मैंने यहाँ पे सबसे पहले, है ना। तो मेक ऑफ i कॉल हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, k इनपुट लूँगा हमारे, तो यहाँ पे वाइल k माइनस माइनस ही कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेरीज टाइप ही है। तो वाइल k माइनस माइनस किया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंट u v, है ना, u v ये हो गया मेरा, u v को मेरे को जोड़ना है। तो u v बेसिकली एक ग्रुप में डल जाएंगे, है ना। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यूनियन ऑफ u v। अब मेरे को फाइंड करना है, ये यूनियन मैंने कॉल कर दिया k चीज़ों के लिए, मेरे को फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स का काउंट कितना है, कनेक्टेड काउंट, इसको मैं 0 बोलता हूँ। कनेक्टेड का काउंट कैसे फाइंड करेंगे कि बेसिकली अगर मैं हर एक नोड का पेरेंट फाइंड करूं, तो जितने भी पेरेंट्स मेरे खुद के बराबर होंगे, जितने भी पेरेंट्स मेरे खुद के बराबर होंगे, वही मेरे कनेक्टेड कंपोनेंट्स का काउंट होगा ना। तो लेट्स से यहाँ पे मेरा एक ये वाला, मान लो ये एक नेटवर्क, ये एक सेट था मेरा, एक ये सेट था, एक ये सेट था, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ मैं इन सारी की सारी नोड्स के लिए मैं फाइंड ऑफ वी कॉल करूंगा। अब जितनी भी नोड्स के लिए फाइंड ऑफ वी खुद के बराबर आएगा, वी के ही बराबर आएगा, उतने कनेक्टेड कंपोनेंट्स है ना, क्योंकि सिर्फ रूट्स के लिए फाइंड ऑफ वी खुद के बराबर होगा, और जितनी रूट्स हैं हमारी उतने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, कितनी रूट्स हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे क्या, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n प्लस प्लस i, इफ फाइंड ऑफ v इक्वल v, है ना, तो कनेक्टेड काउंट प्लस, ये सिंपल है हमारा। इफ फाइंड ऑफ v के बराबर है तो कनेक्टेड काउंट हमारा प्लस प्लस। ऐसे हम कनेक्टेड कंपोनेंट्स का काउंट फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट के वीडियो में ना हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोड मंक के क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डीएसयू के रिलेटेड, डीएसयू तुम्हें काफ़ी अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। बट आई होप इस वीडियो में तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता देना, मेरे को डिस्कॉर्ड में टैग करके पूछ सकते हो। और अगर तुम्हें वीडियो एंड तक अभी तक अच्छा लगा है और अभी तक तुमने अच्छा देखा है, तो भाई कमेंट सेक्शन में ग्रीन हार्ट छोड़ देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि तुमने वीडियो एंड तक देखा था, तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें सब समझ आ गया। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।